Good morning, class. Today we'll talk about the section 29 to 33 of the UP Consolidation of Holding Act 1953. ओके, आज हम आपको सेक्शन 29 से 33 के बीच में जो भी प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू यूपी कंसोलिडेशन ऑपरेशन उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले के जो सेक्शंस वगैरह हैं उनको मैंने प्रॉपरली 8 वीडियो लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट किया है। प्लीज़ उनको वो देखिए और उसमें जो आपको ईआरपी पे जो होमवर्क दिया जा रहा है प्लीज़ उसको भी आप लोग करिए, ठीक है। अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए और ईआरपी पे अपलोड भी कर दीजिए। ओके, चलिए आज हम आपको सेक्शन 29 से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या पढ़ाया था इसके पहले। तो मैंने अभी तक जो पढ़ाया है वो पहले हमने नोटिफिकेशन पढ़ाया है, ठीक है, कि जो कंसोलिडेशन ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो उसकी डिक्लेरेशन कौन करता है, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर उसको नोटिफाइड किया जाता है, नोटिफाइड इन द ऑफिशियली गजट बाय अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 2, ठीक। जब सेक्शन 4 क्लॉज 2 के तहत जब नोटिस मतलब नोटिफाइड हो जाता है इन द पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट, देन आफ्टर दैट इफेक्ट ऑफ, ठीक है, इफेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। उस नोटिफिकेशन का क्या इफेक्ट होगा, तो कॉमन सी बात है, जब नोटिस पब्लिश हो जाती है तो उसका इफेक्ट बहुत पड़ता है, ठीक है। चीज़ें क्या होती हैं, बदलती हैं, चेंज होती हैं, कुछ अमेंडमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो गांव में होते हैं, ठीक है, उनमें होता है। 6 में बताया गया था कि कैंसिलेशन की बात होती है इन केस कंसोलिडेशन ऑपरेशन शुरू हो गया है, इन केस उनको अगर वही ऑपरेशन को बंद करवाना है तो उसके लिए फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। और सेक्शन 52 बताया गया है कि पूरी तरीके से जब कंसोलिडेशन ऑपरेशन ख़त्म कर दिया जाता है तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ये नोटिफिकेशन को जारी करता है हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो आपका सेक्शन 4, 5, 6 और 52 ये पूरा हमारा जो है इन्फोर्समेंट ऑफ आपकी कंसोलिडेशन ऑपरेशन को डिस्कस करता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है कि ये जो प्रोसीडिंग्स होगी ऑपरेशंस की वो कैसे स्टार्ट होगी, ठीक है, क्या ऑब्जेक्शन क्लेम किया जा सकता है, क्या राइट्स होंगे लोगों के, ठीक है, क्या अपील का प्रावधान है, ये सब मैंने आपको डिस्कस किया है। फिर एक इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स की बात की गई है, सेक्शन 8A के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल तैयार किया जाता है। फिर उसमें उसके तहत मैप वगैरह है, एनुअल रजिस्टर उनको मेंटेन किया जाता है। इसके बाद आपका चैप्टर 3 है, उसमें आपकी प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम की बात की गई है। सेक्शन 90 से लेके 23 में इसमें प्रोविजनल स्कीम के बारे में बात की है कि ये प्रोविजनल स्कीम तैयार की जाएगी। फिर उसको कंफर्म करने के बाद अंडर सेक्शन 23 में कंफर्मेशन हो जाएगी किसके द्वारा, उसके एसओ के द्वारा। फिर उसके बाद इस प्रोविजनल स्कीम को क्या किया जाएगा, इसको कंसोलिडेशन स्कीम में कन्वर्ट कर जाएगा, मतलब प्रोविजनल वर्ड हटा करके इसको फाइनली एक इसको स्कीम माना जाएगा, ठीक है। अब इस स्कीम के तहत चैप्टर 4 में सेक्शन 24 से 33 के बीच में बताया गया है कि अब इसमें इस स्कीम को कैसे इन्फोर्स कराया जाएगा। तो इन्फोर्समेंट की जो पावर दी गई उसके लिए डेट डिसाइड करेगा कौन, एसओ डिसाइड करता है, ठीक है। फिर पोजीशन की बात की गई है सेक्शन 27 में, ठीक है, कि जो ज़मीन दी जा रही है, पोजीशन दिया जा रहा है, उस पर अगर कोई ट्रीज़ वेल है तो उसका कंपनसेशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा कितना दिया जाएगा, ठीक है। फिर डिलीवरी दी गई है सेक्शन 28 में कि डिलीवरी कैसे होगी, कितने महीने में होगी, ठीक है। तो डिलीवरी ऑफ पोजीशन होता है, ये आपका सेक्शन 28 डिस्कस करता है। तो जिन लोगों को लैंड दी जा रही है आफ्टर द कंसोलिडेशन ऑपरेशन, मतलब अब लोगों को दूसरी जगह पे एक कॉम्पैक्ट एरिया पे लैंड दी जा रही है, तो उस स्कीम के तहत जो लोगों के अंडर में जो ज़मीनें आई होंगी, जो उनका जो उस पर नाम होगा, वो कितने महीने में उनको उस पर पोजीशन मिलेगा। तो पोजीशन की बात की गई यहाँ पे विद इन 6 मंथ, जिस दिन से वो स्कीम जो है इन पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट, देन जो हमारा एसओ होगा, एसईओ होगा, वो क्या करेगा विद इन 6 मंथ के अंदर वो टेन्योर होल्डर्स को वो ज़मीन पे कब्जा दिला देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 महीने के अंदर कब्जा देने की बात की गई है। अगर 6 महीने बीत जाते हैं तो भी कब्जा नहीं दिया जाता है तो वहाँ पे टेन्योर होल्डर, एलएमसी, ठीक है, लैंड मैनेजमेंट कमेटी जो होती है वो
या हमारी स्टेट गवर्नमेंट उस पर अपना एंटाइटलमेंट रखती है, वो उस जगह पे जाके अपना पोजीशन मांग सकती है या खुद जाकर अपना पोजीशन कर सकती है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये आपका 28 हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे कैसे दिया जाएगा। ठीक है, अब आपका बात आता है यहाँ पे सेक्शन 29। सेक्शन 29 में लिखा है कंपनसेशन की बात की गई है। ठीक है, जब सेक्शन 24 हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारा एसओ होता है वो इस एक डेट फिक्स करता है कि इस स्कीम को इन्फोर्स में लाया जाए। जब वो स्कीम पब्लिश कर दी जाती है उस यूनिट में जहाँ पे वो कंसल्टेशन ऑपरेशन होना है, ठीक है, उसके बाद जिन व्यक्तियों का उस स्कीम में नाम होता है और चेक्स वगैरह लिखे होते हैं कि किसको कौन सी लैंड दी जा रही है, तो वहाँ पे एक चीज़ क्लॉज 2 में मेंशन की गई थी, इन केस किसी पर्सन को, किसी न्यू टेन्योर होल्डर्स को कोई एक्स्ट्रा ट्रीज, वेल्स या अदर इम्प्रूवमेंट्स वगैरह मिलते हैं, तो जो हमारा फॉर्मर वाला टेन्योर होल्डर होता है, ठीक है, वो उन सब चीज़ों का क्या कर सकता है, कंपनसेशन मांग सकता है, और जो हमारा न्यू टेन्योर होल्डर है वो उसका कंपनसेशन देने के लिए लायबिल होगा। ठीक है, और ये जो कंपनसेशन होता है ये कौन डिटरमाइन करता है, ये बताया गया है आपका जो क्लॉज 2 था सेक्शन 24 में, ये डिटरमाइन किया जाएगा। जो हमारा डीडीसी होगा, ठीक है, डीडीसी होगा या एसीयू होंगे, कंसल्टेशन ऑफिसर्स होंगे, ये लोग क्या करेंगे, वो कंपनसेशन के बारे में डिक्लेयर करेंगे कि कितना किसको कंपनसेशन दिया जाए। ठीक है, फिर इसमें आपका आता है, सॉरी हाँ, इसी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, फिर लिखा है कि सेक्शन 29 कंपनसेशन वेयर पोजीशन ओवर स्टैंडिंग। लेकिन यहाँ पे वो तो वेल्स वगैरह हो गए कि कुएँ वगैरह मिले हुए हैं किसी न्यू टेन्योर होल्डर को, पुराने वाले को क्या फिर चीज़ें मिलेंगी, क्या उनको उसका पैसा मिलेगा या उनको भी वो कुएँ, तालाब, पेड़ पौधे मिलेंगे कि नहीं, तो उसके लिए भी हमारा जो डिटरमाइन होता है ऐसे वो करता है कंपनसेशन। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि इन केस अगर किसी ने अपनी ज़मीन जो है पहले उस पर खेती कर रखी थी और वो फिर क्या हो गई, वो ज़मीन जो है कंसोलिडेशन ऑपरेशन में आ गई, तो उसकी जो ज़मीन पे जो फसल उगी हुई थी वो क्या चली गई, कंसोलिडेशन ऑपरेशन के साथ वो किसी और दूसरे टेन्योर होल्डर को मिल जाती है। तो यहाँ पर दिया गया वेयर पोजीशन हुआ स्टैंडिंग क्रॉप इज आल्सो डिलीवर अंडर सेक्शन 28। सेक्शन 28 के तहत जो पोजीशन की बात की गई थी क्लॉज 1 में, ठीक है, कि अगर किसी ज़मीन पे क्रॉप उगी हुई है तो क्या वो फॉर्मर टेन्योर होल्डर उस क्रॉप को पाने का अधिकार रखता है, यस रखता है, वो उस क्रॉप को वो पाने का अधिकार रखता है। ठीक है, और अगर वो फॉर्मर टेन्योर होल्डर उस क्रॉप को नहीं पा पाता है तो जो हमारा जो एसीयू होता है वो उसके लिए एक न्यू टेन्योर होल्डर से कंपनसेशन देने की बात करेगा, जो डिटरमाइन किया जाएगा बाय द एसीयू। ठीक है, एसीयू उसको डिटरमाइन करेगा कि जो क्रॉप लगी हुई है अगर आप उनकी क्रॉप नहीं देना चाहते हैं तो आप इसके बदले में उनको कंपनसेशन दे दीजिए। ठीक है, और ये कंपनसेशन कितने महीने में दिया जाएगा, ये आपको बताया गया है विदिन 3 मंथ में। कंपनसेशन जो है विदिन 3 मंथ्स के अंदर में दिया जाएगा। ठीक है, इसका भी टाइम डिसाइड किया गया है, टाइम लिमिट होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है, तो ओवर स्टैंडिंग क्रॉप इज आल्सो डिलीवर अंडर सेक्शन 28। दी एसीयू डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं, वही मैंने बताया। इन द मैनर प्रेस्क्राइब द कंपनसेशन पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्रॉप बाय द टेन्योर होल्डर पुट इन पोजीशन। ठीक है, अब मान लीजिए इसी क्लॉज 1 को लेके किसी को एग्रीव पार्टी को उस चीज़ से ऑब्जेक्शन होता है। ठीक है, लिखा है एनी पर्सन एग्रीव बाय एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 मे विद इन द 15 days ऑफ द डेट ऑफ द ऑर्डर प्रेफर एन अपील बिफोर द कंसल्टेशन ऑफिसर हुज डिसीजन देयर शैल बी फाइनल। मतलब ये है कि जो भी ऊपर के क्लॉज से मान लीजिए उन्होंने डिटरमाइन कर दिया इतना कंपनसेशन देना है, मान लीजिए वो न्यू टेन्योर होल्डर उससे सेटिस्फाइड नहीं है उस कंपनसेशन से, या जो डिटरमाइन किया गया था फॉर्मर टेन्योर होल्डर उस कंपनसेशन डिटरमाइन नहीं है, वो कह रहा है कि मेरी लैंड पे बहुत अच्छी फसल होती है और हमें कंपनसेशन इतना कम दिया जा रहा है, तो एग्रीव पार्टी क्या कर सकता है, वो कंसोलिडेशन ऑफिसर को जिस दिन से वो कंपनसेशन डिसाइड किया गया ऑर्डर आया होगा उस दिन से 15 दिन के अंदर वो कंसोलिडेशन ऑफिसर को वो अपील कर देगा। ठीक है,
अब देखिए, अब आ गई रिकवरी की बात। जो कंपनसेशन बोला गया, डिटरमाइन किया गया, उसको रिकवरी कैसे की जाएगी, ठीक है, वसूलना इसको बोलते हैं। लिखा है वेयर ए टेन्योर होल्डर फ्रॉम होम कंपनसेशन इज रिकवरेबल अंडर दिस एक्ट फेयर्स टू पे द सेम विदिन द period prescribed therefore the person entitled to receive it may in addition to any other mode of recovery open to him apply to the collector within the such time as may be prescribed to recover the amount due on his behalf as if it is where an area of land revenue payable to the government। देखिए, इनका मतलब ये है कि मान लीजिए टेन्योर होल्डर है, ठीक है, इन केस बोला गया है पे फ्रॉम होम कंपनसेशन रिकवरी, जिसको कंपनसेशन दिया जाना है, ठीक है, जिसको देना है वो मान लीजिए फेल हो जाता है, मतलब असफल हो जाता है, पे नहीं कर पाता है, तो सेम विद इन द सेम पीरियड बोला गया है प्रेस्क्राइब दी अदर पर या पर्सन जो है इन जिसको वो रिसीव होना है, वो पेमेंट रिसीव होनी है, वो कंपनसेशन रिसीव होना है, वो क्या कर सकता है कि जिसने उसको उस 3 महीने के अंदर, यहाँ पे जो टाइम बोला गया है अगर कितने महीने फेल हो जाता है, अगर 3 महीने के अंदर कंपनसेशन नहीं दे पाता है वो पर्सन, तो उसके खिलाफ जो इसने एप्लीकेशन बोली है वो क्या करेगा, रिकवरी की एप्लीकेशन किसको देगा, अप्लाई की जाएगी कलेक्टर को अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ बोला गया है कि उसके पास तो एप्लीकेशन पहुँच गई कि इन्होंने मुझे पेमेंट नहीं की 3 महीने के अंदर, कंपनसेशन नहीं दिया इन्होंने। फिर क्लॉज 2 बात करता है वेयर एनी कंपनसेशन पेड अंडर दिस एक्ट इज़ नॉट पेड। अब जो कंपनसेशन था वो पेड नहीं किया गया है, तो होल और पार्ट विदिन 3 months ऑफ द डेट ऑब्टेनिंग पोजीशन अंडर सेक्शन 4 और 28 एज द केस में बी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% एज्यूम शैल बी चार्ज ऑन द अमाउंट नॉट सो पेड। कहने का मतलब है कि ऊपर क्या था कि पे नहीं कर पा रहा है, तो उसकी एप्लीकेशन किसको डाली गई थी, कलेक्टर को डाली गई थी। अब कलेक्टर क्या करेगा, उसकी रिकवरी कैसे करवाएगा, लिखा है इसमें विदिन 3 months के अंदर वो क्या करेगा, इट्स प्रोवाइड्स रिकवरी एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू प्लस इंटरेस्ट कितना बताया गया है, 6%। मतलब कलेक्टर उस पर्सन को, एग्रीव पर्सन को वो उस रिकवरी को जो है एज ए एरियर ऑफ लैंड के रूप में या इंटरेस्ट दोनों किया जाएगा, दोनों एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो रेवेन्यू उस भूमि से लिया जाता था उसके बराबर, प्लस जो भी 6% इंटरेस्ट है वो दिया जाएगा, ठीक है, उस पर्सन को। हाँ, सेक्शन 29A देखिए, 29A कहता है रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फॉर पब्लिक पर्पसेस। रिडक्शन की बात हो रही है। रिडक्शन का मतलब ये है कि जो उसने जो लैंड है अंडर सेक्शन 8A में जो स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल तैयार की गई थी कि किसी ने अपनी लैंड को पब्लिक पर्पस से दे दिया है, ठीक है, और फिर अपनी लैंड को पब्लिक पर्पस से देने के बाद अब जो उसको न्यू टेन्योर्स मिल रहे हैं वो ओरिजिनल टेन्योर होल्डर से कम मिल रहा है, ओरिजिनल टेन्योर से कम मिल रहा है, तो वो क्या हो गया है, उसमें यही चीज़ बोला गया है, उस जितना उसको कम दिया गया है, रिड्यूस किया गया है, उसको क्या किया जाएगा, उसकी बाकी की पेमेंट दी जाएगी, ठीक है, यही चीज़ बात की गई। इसमें यही बताया गया वेयर एज ए रिजल्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर पब्लिक पर्पस, ठीक है, उसने पब्लिक पर्पस अपनी ज़मीन दे दी है फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग। द एरिया ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग ऑफ टेन्योर होल्डर इज रिड्यूस, मतलब पूरा आपने जो ओरिजिनल उसने टेन्योर्स दी थी उसके हिसाब से वो कम कर दी गई है। द लैंड रेवेन्यू पेबल फॉर द होल्डिंग शैल बी रिड्यूस बाय द ACO इन द सेम प्रोपोर्शन एज दिस एरिया सो कंट्रीब्यूटेड BS ओरिजिनल एरिया होल्डिंग, या द रिड्यूस लैंड रेवेन्यू शैल बी शॉन इन द प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम। मतलब अगर किसी पर्सन ने अपनी लैंड दी है, मान लीजिए उसने 4 चक्स दिए हैं, 3 चक्स दिए हैं, तो उसको भी मान लीजिए कि वो ज़मीन जो है आगे जब कंसोलिडेशन ऑपरेशन होगा तो उसको भी 3 चक्स के बराबर ही लैंड दी जाए। मान लीजिए 2 चक्स दिए गए हैं तो उसको क्या है, उस बाकी का जो चक्स नहीं दिया गया उसका पेमेंट किया जाएगा, ठीक है, या जो रेवेन्यू वगैरह जो लिया जा रहा था वो कम कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बात आती है एक ही टेन्योर होल्डर एग्री बाय रिडक्शन मेड अंडर सबसेक्शन 1 में विद इन
मतलब जो ऊपर का जो क्लॉज है, जो उनको पेमेंट की जा रही है उसके बदले में कि हमको ज़मीन कम दी गई है, हमारी ज़मीन ज़्यादा थी, तो उसके बिहाफ में अगर किसी को बहुत ऑब्जेक्शन होता है या उनके ऑर्डर से सहमत नहीं होते हैं, तो कोई भी एग्री पार्टी क्या कर सकती है, वो 15 डेज़ के अंदर, जिस दिन से वो चीज़ें जो पब्लिश की गई थी उसके स्कीम के तहत कि किसको कितनी ज़मीन दी जा रही है, तो वो 15 डेज़ के अंदर वो क्या करेगा, पार्टी वो फाइल ऑब्जेक्शन कर सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्शन फाइल कर देगा। ठीक है, किसके पास, यहाँ पे लिखा है कंसल्टेशन ऑफिसर या ACO के पास। ठीक है, कि उसमें रीज़न देकर दिया जाएगा कि उसकी ज़मीन क्यों कम की गई है। ठीक है, सारा कुछ उसमें मेंशन किया जाएगा। ठीक है, फिर सेक्शन 29B आता है, कंपनसेशन फॉर लैंड कंट्रीब्यूटेड टेन्योर होल्डर फॉर पब्लिक पर्पज़। वहाँ तो कम करने की बात हुई, यहाँ पे कंपनसेशन की बात हुई है कि मान लीजिए जो पब्लिक पर्पज़ से ज़मीनें दे दी गई हैं, तो किसी ने अपनी ऐसे थोड़ी न्यौछावर कर दी ज़मीन पब्लिक पर्पज़ के लिए, उसको भी तो पैसा दिया जाएगा कुछ ना कुछ। तो मान लीजिए किसी ने अपनी ज़मीन पब्लिक पर्पज़ के लिए दी है, तो यहाँ पर लिखा है एवरी टेन्योर होल्डर एनी पार्ट ऑफ हुज होल्डिंग हैज़ बीन कंट्रीब्यूटेड फॉर पब्लिक पर्पज़ अंडर दिस एक्ट शैल बी पेड फॉर द लैंड सो कंट्रीब्यूटेड कंपनसेशन इक्वल टू बताया गया है कि कितने उसको कंपनसेशन दिया जा सकता है। इन केस ऑफ लैंड इज भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट। भूमिधर होते हैं, भूमिधर मतलब जिनके पास उस ज़मीन का अधिकार होता है, उस ज़मीन पे अधिकार होता है, उनका खुद का अधिकार होता है। ठीक है, सॉरी, ट्रांसफरेबल मतलब भूमिधर मतलब उसके कर्ता धर्ता होते हैं ज़मीन के, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को भी। तो उस केस में जो कंपनसेशन देने की बात की गई है कि अगर इन लोगों ने, भूमिधर किसानों ने अगर अपनी लैंड पब्लिक पर्पज़ के लिए दी है, तो उनको 4 टाइम्स उस लैंड का जो भी उस कीमत होगी उसका 4 टाइम्स उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, और अगर वो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स हैं उस उन किसानों पे, तो उनको क्या किया जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो उस भूमि पे जो लैंड रेवेन्यू वसूला जाता था, ठीक है, उसके दुगुना जो लैंड रेवेन्यू बनता है वो उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। ये डिटरमाइन किया जाएगा सेक्शन 29AA के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर बी बात करता है, इन द केस ऑफ ट्रीज वेल्स अदर इम्प्रूवमेंट फॉलिंग विद इन द लैंड सो कंट्रीब्यूटर अमाउंट शैल बी डिटरमाइन इन अकॉर्डिंग विद द सेक्शन 19। मतलब मान लीजिए किसी को न्यू टेन्योर होल्डर्स को जो लैंड्स मिली हैं उस पर वेल्स हैं, ट्रीज़ हैं या अदर इम्प्रूवमेंट्स हैं, तो उनका कंपनसेशन जो है वो सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है, क्लॉज 2 बात करता है द कंपनसेशन पेमेंट टू टेन्योर होल्डर शैल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, अब कंपनसेशन सब कुछ डिसाइड हो गया है कि देना है, तो जो कंपनसेशन है दिया जाएगा वो इन कैश भी दिया जा सकता है। कैश देने की बात की, नगद भी दिया जा सकता है कंपनसेशन। ठीक है, फिर क्लॉज 3 कहता है वेयर एनी लैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कंपनसेशन इज पेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑक्यूपेशन ऑफ असामी। असामी के केस में क्या होगा, ऊपर क्या था, भूमिधर था, भूमिधर नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स था। ठीक है, अब मान लीजिए आसामी लोग होते हैं, आसामी लोग भी होते हैं जिनका उस भूमि पे कोई भी कब्जा नहीं होता है, वो किसी दूसरे की ज़मीन पे वो लोग क्या कर रहे होते हैं, उस पर खेती कर रहे होते हैं, तो उनको क्या राइट दिया जाएगा। तो उनको बोला गया है कि मान लीजिए ऑक्यूपेशन ऑफ आसामीज़, तो उनको जो ऊपर के जो कंपनसेशन की बात दी गई थी कि भूमिधर को कितना दिया जाएगा इनको, तो इन पे बताया गया है कि जो ऊपर के थोड़े जो BTR मतलब भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट और भूमिधर नॉन ट्रांसफरेबल राइट मतलब BTR BNTR को जो कंपनसेशन देने के लिए बोला गया था, वही कंपनसेशन क्या होगा नीचे आकर के उसी का यहाँ बोला गया है। एज द केस में भी, लास्ट लाइन देखिए, लास्ट सेकंड लाइन देखिए, एन अमाउंट इक्वल टू 5% ऑफ सच ए कंपनसेशन रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स टाइटल एंड इंटरेस्ट ऑफ द असामीज देयरिन। मतलब यह है कि जो ऊपर की चीज़ें बोली गई थी उसी का जो उनको कंपनसेशन दिया जा रहा है उसी का 5%। मान लीजिए कि उनको अगर 10,000 कंपनसेशन मिल रहा है, तो उस 10,000 का 5% जो कंपनसेशन होगा वो असामी को दिया जाएगा। ठीक है, फिर 29C कहता है वेस्टिंग ऑफ लैंड कंट्रीब्यूटर फॉर पब्लिक पर्पस। ठीक है, अब कंसल्टेशन ऑपरेशन होने के बाद जो लैंड्स वगैरह होती हैं पब्लिक पर्पस से दे दी जाती हैं, तो वो किस में वेस्टेड हो जाएंगी, स्टेट गवर्नमेंट में
या गांव सभा में। ठीक है, गांव सभा में हो जाएंगे या स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट वो उस ज़मीन को पब्लिक पर्पस से यूज़ करेगा या किसी को रहने के लिए, खेती करने के लिए भी दे सकता है। ठीक है, और 30 में देखिए क्या बात की गई। 30 में बताया गया है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे परिणाम क्या होते हैं जब एक बार लैंड जो है पोजीशन मिल जाता है लोगों को, उसके बाद क्या राइट होते हैं, लोगों को क्या राइट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले सबको वही राइट्स मिलेंगे जो फॉर्मर टेन्योर होल्डर्स को राइट्स मिलते हैं, मतलब वही परिणाम मिलेंगे। ठीक है, क्या है इसमें भी आपको क्या मिलेगा कि उनको ओरिजिनल होल्डिंग मिल जाएगी, ऐसा फील होगा कि उनको अपनी ज़मीन मिल गई है फिर से। या बी में बात ये कि इरिगेशन फैसिलिटी, उनको इरिगेशन फैसिलिटी भी मिली हुई है। ठीक है, और जो ज़मीनें जो पब्लिक पर्पज से दी गई थी वो कहाँ वेस्ट हो जाएंगी, आपकी गवर्नमेंट में या गौ सभा में। ठीक है, या जो भी राइट्स थे इंडिविजुअल या पब्लिक के, ठीक, उस ज़मीन पे वो भी क्या हो जाएंगे, अब सीज हो जाएंगे। अब क्या है, वो ज़मीन जिसको मिल गई है उसका खुद का राइट हो गया उस ज़मीन पे। अब वो ज़मीन चाहे इंडिविजुअल पर्सन की हो या वो ज़मीन किसी पब्लिक पर्पज़ की होगी पहले की, लेकिन जब आप तुम्हारा पोजीशन तुमको मिल गया है, तुम्हारे उस पर राइट्स होंगे, बाकी के पहले वाले जो राइट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक सीज हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सेक्शन 30 में बताई गई हैं। 32 में बताया गया है पावर ऑफ ट्रांसफ़र होल्डिंग्स ट्रांसफ़र की जा रही हैं। तो यहाँ लिखा है वेयर एक्सचेंज और अदरवाइज राइट्स इंटाइटल लाइबिलिटीज ऑफ टेन्योर होल्डर इन देयर होल्डिंग इन्वॉल्व गिविंग इफेक्ट टू फाइनल कंसल्टेशन। मतलब अब क्या है, जब एक बार ट्रांसफ़र हो जाती है टेन्योर्स जो है टेन्योर होल्डर्स को ट्रांसफ़र हो जाती हैं वो लैंड, तो ये माना जाता है कि उनको उस ज़मीन पे क्या मिल गया है, राइट्स मिल गया है, टाइटल मिल गया है, इंटरेस्ट मिल रहा है, और उनको उसकी जो दायित्व होते हैं उस लैंड्स के ऊपर वो सारे उनको टेन्योर होल्डर्स को मिल गए हैं। यही चीज़ इसमें बताई गई है। ठीक है, और उसके बाद उन ज़मीन पे एक बार देने के बाद उन ज़मीनों पे लास्ट लाइन में यही चीज़ बताई गई है, लास्ट में लाइन की बी वैलिड एंड नो टेन्योर होल्डर अदर पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद जब एक बार पोजीशन मिल जाता है, ट्रांसफ़र हो जाती है लैंड, तो उस पर कोई भी वो टेन्योर होल्डर यहाँ तक कि कोई थर्ड पर्सन उस ज़मीन पे कोई भी ऑब्जेक्शन क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, कॉस्ट बताई गई कि कॉस्ट क्या होगी। जब एक बार कंसोलिडेशन ऑपरेशन शुरू होता है तो उस ऑपरेशन को शुरू करने के लिए कुछ खर्चे होते हैं, तो ये खर्चे बाद में किससे वसूले जाएंगे, यही चीज़ बताई गई है हमारी टेन्योर होल्डर से। जो स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी अमाउंट, वो अमाउंट जो है पूरे उस गांव के उस यूनिट्स के एरिया के टेन्योर होल्डर से वसूला जाएगा बाय द इंस्टॉलमेंट, या जो भी रेवेन्यू लिया जाता है उस रेवेन्यू के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। ठीक है, ये आपका सेक्शन 33 कंप्लीट हो गया है। ये आपका एक्ट भी समाप्त हो गया है। अभी इसमें कुछ 1-2 सेक्शन हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब ये आपका एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।